हो तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। जॉन इब्राहिम साहब की एंट्री हुई। अच्छा, हमारे एल्बम से शुरुआत हुई उनकी। बड़ा नाम तो उनके पास आके खत्म हो जाता है, क्योंकि उनसे बड़ा सिंगर क्या हो सकता है कोई। जी। नमस्कार, मैं हूं मधु राणा और आप देख रहे हैं मधुनामा। मधुनामा की आज की श्रृंखला में हमारे साथ हैं अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद जी। इन्हें इस साल पद्मश्री से नवाजा गया है इनकी अद्भुत योगदान के लिए लोक संगीत मांड में। इनका संगीत बॉलीवुड तक में अपनी धूम मचा चुका है। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, शुक्रिया। बताइए आपका कहाँ से आपने शुरू किया संगीत, कहाँ से सीखा और कैसे अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं? संगीत जब से समझ पकड़ी है हम लोगों ने, तब से ही शुरू कर दिया है, या यूं कहिए कि ऊपर वाले ने तब से शुरू करवा दिया। बचपन से। तो आपके परिवार में भी संगीत हाँ, से जुड़े लोग रहे हैं? हमारे परिवार में हमारे पिताजी, बल्कि हमारे दादाजी भी म्यूज़िक में थे, मगर इतने नहीं थे। और पिताजी हमारे बहुत अच्छे सिंगर थे, और वो मांड गायकी भी कमाल की गाते थे। हमने राजस्थान में जब से हमने समझ पकड़ी है, उनके जैसा सिंगर नहीं देखा। और हमारे पिताजी थे इसलिए नहीं बोल रहे हैं, वाकई में वो चीज़ थी उनमें। वाणी और भजन जो होता है ना जी। जिसको सूफी सॉन्ग कह सकते हैं आप, वो भी वो कमाल की गाते थे। ऐसी वाणी भी हमने उनके अलावा कहीं भी नहीं सुनी। आजकल लोग थोड़ा स्टाइलिस्ट वाणी को बना के, कबीरदास के भजन ये सब वो वाणी होती थी, वो आजकल गाते हैं वो कुछ अलग अलग अंदाज में, कुछ उसको इंग्लिश वाद्यों के साथ करके वेस्टर्नाइज करके करते हैं, मगर वो चीज़ नहीं है। फ्यूजन जिसे आप कहते फ्यूजन हैं। जीते रहिए आप। जी। तो फ्यूजन करते हैं, मगर फ्यूजन के साथ भी ओरिजिनलिटी भी रखनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पिताजी जैसी वाणी हमने नहीं सुनी। तो इस तरह से हमारी जो है बचपन से शुरुआत आपका मतलब इंस्पिरेशन, प्रेरणा और गुरु आपके पिताजी रहे। बिल्कुल, हमारे गुरु और प्रेरणा सबसे पहले हमारे पिताजी। उनका नाम ले लीजिए। उनका नाम सिराजुद्दीन जी, और गांव में उनको सूजाराम जी भी कहते थे। सूजाराम जी, क्योंकि वो हमारे गांव में ब्राह्मण और जाट समाज बहुत ज़्यादा है। हमारी भी जो है संगत वो बचपन से जाटों ब्राह्मणों में ही रही है। सब हमारे दोस्त वही लोग थे और अभी भी वही है। तो वो पिताजी को गांव में अपने हिसाब से वो बोलते थे, तो सिराजुद्दीन उनको नहीं जमता था, तो बोलने में डिफिकल्टी होगी। तो सिंपल उन्होंने सुरजा बाबा बोलते सूजाराम। बड़े लोग होते थे, छोटे वो सूजाराम जी बोलते थे। कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छे सिंगर थे। वो गांव से निकल नहीं पाए, गांव से बहुत प्यार करते थे। और गांव से अली गनी जो आपके सामने बैठे हैं, हमारा नाम इनका नाम अली मोहम्मद है, मेरा नाम गनी मोहम्मद है। हम दोनों सगे भाई हैं। ये हमसे छोटे हैं 2-3 साल, हम इनसे बड़े हैं। मगर क्या कि गायकी और ये सब चीज़ें जो हम लोगों की सेम है। तो इस तरह से हम लोग बम्बई रहते हैं। बम्बई में बहुत सारा म्यूज़िक फिल्मों में भी दिया है। पंकज उधास साहब जैसे, हजरात जी, रूप कुमार राठौड़, अलका जी, ईला जी, आशा भोसले जी, और फिर लता मंगेशकर जी के साथ भी काम करने का मौका हम लोगों को मिला। हम बड़े खुशनसीब जो उनको सपनों में, ख्वाबों में देखते थे छोटे छोटे, कि यार ये लोग कौन सी दुनिया में रहते हैं, वो आसमान में है कि धरती पर, तो हो नहीं सकते। तो इतने ख्वाब में इनके बारे में, सपने में सोचने वाले लोगों को हमने रूबरू जब उनके साथ काम करने का ऊपर वाले ने अवसर दे दिया, मौका दे दिया, तो बहुत खुशी हुई। इस तरह से कुछ ज़िंदगी। तो बम्बई आप कब गए? बम्बई में हम लोग 92 में गए। तो आप अपने मन से गए या आपको कुछ ऐसा हुआ कि हम चले जाते हैं, या वहां से कोई काम का बुलावा आया तब गए, कोई अपॉर्चुनिटी इससे पहले हम लोग 10 साल
कलकत्ता रहे। बम्बई जाने से हाँ, पहले पहले। जी। कलकत्ता में हमने म्यूजिक को में और रोशनी लाए। उसके लिए वहाँ पे उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब को हमने उस्ताद बनाया। अच्छा। बड़े गुलाम अली खान साहब की बेटे थे। जी जी जी। उनसे सीखा और वहाँ 10 साल रहे। उसके बाद में ये लगा कि अब बम्बई जाना चाहिए, तो फिर हम मुंबई 92 में गए। तो उससे पहले फिल्मों से आपका कोई नाता नहीं था? कोलकाता में थे तो वहाँ पर भी कभी अपने कोई फिल्म्स या सीरियल के लिए संगीत वगैरह फिल्म से नाता हमारा इसलिए बचपन से रहा कि हमारे पिताजी भी हमें बोलते थे कि आप लता मंगेशकर जी को सुना करो, आप रफ़ी साहब को सुना करो, आशा भोसले जी को सुना करो, और नूरजहां मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, इनको सुना करो। तो हम लोगों ने फिल्मी सॉन्ग भी हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो क्लास के लता जी के गाने, जैसे हो बयाना दरो ओ बलमा बयाना दरो ओ बलमा न करो मोसे बयाना दरो ओ बलमा। ये गाने आपकी इतनी सी तान से एकदम वाइब्रेशन मतलब अजीब गूज़बम्प्स जैसे आ हम गए लोग जैसे एकदम। बयाना दरो, अब फिल्मी जो अंदाज है, जितना लता जी ने या फिल्म संगीतकार साहब ने जो रखा है, अगर आप उससे भी अलग जाना चाहते हैं तो फिर वो ऐसा जाना चाहिए कि आप सोच नहीं सकते, लोगों को ये समझ में नहीं आया कि अलग भी गए हैं या नहीं गए हैं। जैसे हो बयाना ना दरो ओ बलमा बयाना दरो ना दरो ना दरो ओ बलमा दरो बलमा ना करो मोसे बयाना दरो बलमा। तो ये गाने जो है हम लोग सुनते थे। तो बस फिल्मी सॉन्ग तो हैं, बॉलीवुड के सॉन्ग हैं, तो इनको सुन सुन के फिर ऐसा मन में लगता ही था कि हम लोग बॉलीवुड ज़रूर जाएंगे। समझ पकड़ी तो पता चला कि ये बम्बई रहते हैं सब, ये जितने भी हमारे जो हीरो हैं जी। सब मुंबई रहते हैं, लता जी, आशा जी, हमारे हीरो तो वही है ना। हम्म। तो इस तरह से प्लान बनाया बम्बई का। तो फिर गांव से कलकत्ता गए हम लोग। तो कलकत्ता में थोड़ा मैंने कहा गांव के एकदम मतलब वो अनाड़ीपन है अंदर, लैंग्वेज में, बॉडी लैंग्वेज में, या बातचीत करने में, संगीत में। गांव के लोग थे ना। गांव के लोग थे, तो कुछ थोड़ा पॉलिश हो जाए तो कलकत्ता जाए, संगीत की भी पॉलिश हो जाए और वहाँ काम की पॉलिश हुई म्यूजिक की। तो फिर टारगेट तो ये था हमारा कि मुंबई जाएंगे। तो ये आपका आपने सोच रखा था कि हमें मुंबई जाना है और जी। अंततः आप मुंबई गए। बिल्कुल, वो तो हमारा ख्वाब था। तो मुंबई जब गए हम्म। तो फिर वहाँ का आपको कैसा, मुंबई ने आपको कैसे वेलकम किया? देखिए, बम्बई का मामला ऐसा है कि हर आर्टिस्ट जानता है, हर इंसान जानता है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जो इसके बारे में हर कलाकार बताते रहते हैं। जी। अमिताभ बच्चन साहब से लेके, दिलीप साहब से लेके, भी हमने पहले ये किया, फिर फुटपाथ पे सोए, फिर वहाँ सोए, फिर वहाँ सोए, ये स्ट्रगल सब तो होती है। स्ट्रगल होती है। तो फिर इस तरह से स्ट्रगल हमारी भी हुई, मगर हमारे दोस्त कलकत्ता श्रीलाल लेके गए, श्रीलाल तावड़िया शर्मा, और बम्बई जाने के बाद वहाँ हमारे देव किशन और पी.आर. जोशी, ये सब दोस्त थे हमारे, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। तो हमें वो ज़्यादा फुटपाथ वाला मामला जो है वो हमारे साथ तो ईश्वरी और कृपा आप से पॉलिश्ड होकर आए थे Polished तो ऐसे हुए। वैसे कभी भी- आप देख लीजिए हमारी ज़बान, हमारी स्टाइल, क्योंकि गांव से सीधा गज़लों के अंदर उर्दू ज़बान। अच्छा, बचपन से गुलाम अली साहब को, मेहदी हसन साहब को हमने इतना गाया, जी। हो अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू हो पालो, प्यार के बोल
फूल तो होठों से निकल जाते हैं, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तो इस तरह से ला रहे हैं गूज़बम्स आ जा रहे हैं मुझे। इस तरह से जो है हम लोग इस तो गांव से सीधे गजलों में आई, तो गांव में तो भाषा कैसी थी हमारी, तो हर आदमी में टोकते थे कि यार आपकी जबान सही नहीं है, गजलों के लिए उर्दू जरूरी है। तो गायकी तो अच्छी है लेकिन अब बाद में मतलब तलफ़ुज़ फर्क सही नहीं है। तलफ़ुज़ सही नहीं है। फिर फर्क पाया कि जैसे ये क्षमा चल रही है तो क्षमा बोल लग, अगर उसको समा बोल दोगे तो समा तो एटमॉस्फेयर है, माहौल है, तो फिर हमारे जहन में आकर यार हम तो बड़े गलत गा रहे हैं, हम क्षमा को समा बोल रहे हैं, समा को क्षमा बोल रहे हैं, है ना। तो इस तरह से इन चीज़ों को ठीक करने के लिए हम जो कलकत्ता गए पहले, वहाँ काफ़ी हद तक अभी आप महसूस कर रहे होंगे कि हमारी ज़बान जो है बिल्कुल दुरुस्त है, जी। और वो गांव वाली भी हमारे अंदर पूरी भरी हुई है। ऐसा नहीं है कि हम गांव वालों के साथ जाके जो वहाँ हम स्टाइल मारे उर्दू और इंग्लिश, नहीं, उनके साथ वही जो लठफड़ भाषा है हमारी गांव की वही बोलते बताइए हैं। ना क्या बोलते हैं गाँव जाते तो क्या बोलते अरे भाई क्या हाल चाल है थारो यार गनी, और अली थेरो के हाल है हैं? कि कर रहे हो थे। अब ये देखो लहजा देखो, अरे यार क्या बात है। अब ये अंदाज कहाँ, और जनाब क्या कैसे हैं आप, खैरियत है, कैसी मिजाज शरीफ है आपकी। वादा बहुत है। अब वो सारी की सारी जो है वो ये भी करते हैं वो भी करते हैं। हाँ, तो ये कलकत्ता गई तो ज़बान भी सही हुई। गाँव आपका बीकानेर में? बिल्कुल सही कहा आपने, बीकानेर के पास एक छोटा सा गांव है। मज़े की बात है कि हम बीकानेर के पास गांव में रहते हैं अभी भी जो कल तेजरासर नाम गांव का नाम है, और ईश्वरीय कृपा से ऊपर वाले की मेहरबानी से तेजरासर अभी पूरी दुनिया के अंदर तेजरासर हो गया है। तो इसका हमारे गांव वालों को तेजरासर के लोग अपने आप को अब बहुत मतलब गौरवान्वित फील कर रहे होंगे कि दो पद्मश्री उनके गांव से है। दो पद्मश्री तेजरासर गांव में आए हैं, और हमारे तेजरासर के भाई लोग जो सुन रहे हैं वो हमें मालूम है कि हमारे सामने तो ऐसा बोलते नहीं कि भाई पद्मश्री की वो, हाँ, मगर जब अकेले होते हैं तो अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है उनको, पीठ के पीछे बहुत तारीफ करते हैं। अब सामने क्या करें तारीफ, तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर इनको इतनी खुशी है मेरे गांव को, इसका जवाब नहीं है ना। लता मंगेशकर जी के साथ भी आपने काम किया, तो क्या एक्सपीरियंस रहा उनके साथ में आपका? बहुत अच्छा रहा। हम जब से बम्बई गए थे जी, और तब से म्यूजिक डायरेक्शन हमने जब से शुरू किया तो सबसे पहले हमने अनुराधा पौडवाल जी को गवाया था। उसके बाद में हमारा सपना था कि आशा जी या लता जी, कम से कम लता जी का एक गाना ही अगर हम गवा दें तो हम सोचेंगे कि हमने बहुत कुछ कर लिया। ये हर संगीतकार का सपना होता है। जी जी। तो इस तरह से फिर ये मौका मिला हमको, और लता जी तो लता जी है। और फिर उनसे मौका मिला गाने का, उनको गाने का। बड़ा नाम तो उनके पास आके ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनसे बड़ा सिंगर क्या हो सकता है कोई, मगर उन्होंने महसूस नहीं होने दिया। हमने सोचा कि अब ये लाइन थोड़ा सा दोबारा गा लेते, बोले हम पूरा मुखड़ा दोबारा गाएंगे, और बोले जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो तब तक गाते रहिए, बिल्कुल मत सोचिए कि भाई अब बार बार बोलूँगा तो नहीं, वो शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये लता जी ने हमसे कहा। और एक जो पल हमारी ज़िंदगी में आया, तो जैसे ये स्टूडियो है और वो जो है बाहर निकलने की जगह, बाहर 250-300 मीडिया दरवाज़ा तोड़ने के लिए तैयार है। लता जी अंदर है ना, तो जैसे बाहर हैं तो उनका हम फोटो खींच लें, इंटरव्यू ले लें, ये कर लें। तो जैसे
बाहर निकली तो हम लोग साइड में उनके उसमें खड़े हुए थे रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास आके ऐसे ऐसे काफ़ी देर तक वो इतनी मतलब हमको रिस्पेक्ट इन्होंने दी कि सिंगरों को भी गोया हमने। अब लता जी के बाद जितने भी सिंगर हैं, आप जिसका नाम लें, सबके साथ हमने काम किया है और महसूस ये हुआ कि लता जी, आशा जी से तो इनको बहुत कुछ सीखना चाहिए। ये मालूम पड़ गया। यानी आजकल के सिंगर क्या है कि वो लता जी की बात जितने भी सिंगर, मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ प्यार से कि जब गाना गाने आते हैं ना तो अरे ठीक ही तो है, इसमें कुछ कर लेना वैसे। मगर लता जी, आशा जी ने हमको आज तक नहीं कहा कि ऐसा कर ये लेना, ये इसमें वैसा थोड़ा सा करना। कि ट्यूनर लगा देना, थोड़ा ये लगा ऑटो-टोन देना। लगा देना। मगर यकीन मानिए कितना भी ऑटो टोन हो, और सबसे कुछ बड़ी फर्क नहीं बात पड़ता। कि लता जी ने ये बोला, और उन्होंने बोला ही नहीं, किया भी कि किया। आपने कई बार उन्होंने मुखड़ा खुद से हम्म, गाया कि खुद जब से तक कि आपको सेटिस्फेक्शन ना हो जाए। और आशा जी के साथ तो हमने ज़्यादा काम किया। जी। तो आशा जी के साथ तो हमारी बहुत ही मतलब इतनी अच्छी ट्यूनिंग थी कि हम उनको घंटों घंटों बात करते थे म्यूजिक के बारे में। आपने बताया कि आपने लता जी के साथ भी काम किया, जी आशा जी के साथ भी काम जी किया। जी। आपने बता दी दोनों की सिमिलैरिटी कि दोनों का काम के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेशन। और मेरा सवाल यहीं से बनता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? पहला अंतर तो हम अपने गानों से ही बता देते हैं कि उनको जो हमने अलग अलग गाने गवाए थे ना, जी। तो जैसे लता जी को हमने गवाया था मौला दाता मौला दाता मौला सुन ले दाता सुन ले मौला सुन ले दाता सुन ले मौला सुन ले। तो ये इस टाइप का गाना था लता जी ने गाया। और आशा जी ने गाया मेरी आंख का वो सितारा बड़ा मस्त मस्त है, मेरी आंख का ये इशारा बड़ा मस्त मस्त है। तो ये उनकी जो मस्त मस्त वाली जो आवाज थी ना, मस्ती मतलब मस्ती वाली है वो। और लता जी संजीदा है। मगर क्या है कि दोनों में फर्क का सिलसिला जो है, फर्क कुछ है नहीं। वो खुद बोलती है आशा जी कि फिर भी मेरी माँ से मेरी दीदी ने बहुत मार खाई, तो वो लता हो गई और मैं आशा रह गई। तो ये खुद वो बताती है। तो लता है। लता मंगेशकर की आवाज़ में एक जो इबादत है, जो सच्चाई है। रही बात, फ़र्क इसलिए नहीं कर सकते हैं कि लता जी भी खुद बोलती थी कि जो आशा जो गा सकती है वो मैं नहीं गा सकती। वो हर तरह का गाना गा लेती है, मगर अपनी अपनी जगह है। अपनी अपनी जगह। उन दोनों के बारे में, दोनों के बीच में फ़र्क बताना जो है बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। और वो ना बता, दोनों अपनी अपनी स्टाइल की बादशाह रही है। वो अपनी अंदाज की बहुत बड़ी सिंगर और वो अपने अंदाज की बहुत बड़ी सिंगर। उनके बारे में स्वभाव में भी कोई अंतर है उनके? स्वभाव में अंदर भी कुछ हमने तो देखा नहीं है। गाने में स्वभाव रहता है ना जी। इतना कोऑपरेट किया हम लोगों ने। गाना उन्होंने जो गाया, दोनों ने हमारे गानों को, तो जैसा लता जी ने कहा वैसे आशा जी ने कहा। अभी जब तक आपको अच्छा नहीं लगे तब तक हम गाते रहेंगे। एक दो आजकल के सिंगर जो गा रहे हैं, एक टुकड़ा गा दिया फिर दूसरा डब कर रहे हैं, तीसरा, ऐसा नाम मत करो। हमने भूल से कह दिया था, मैंने कहा दीदी ये थोड़ी लाइन जो है ना इतनी सी लाइन हम डब कर लेते हैं। ये किससे कही थी आपने बात? आशा जी से। आशा जी से। तो आशा दीदी, मैंने कहा ये थोड़ा सा लाइन जो है इसको दोबारा कर लेते हैं, बाकी मुखड़ा बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, वो जो आजकल के सिंगर जो एक टुकड़ा गाते हैं, मैं वैसे नहीं गाने वाली। मैं
मुखड़ा साइन जो पूरी गाऊंगी मैं, है ना। और जब तक आपको अच्छा नहीं लगे ना तो आप बिंदास बोल रहे हैं आपको। आजकल तो एक लाइन गाते हैं फिर ब्रेक लेते हैं, फिर जी। दूसरा गाते हैं फिर ब्रेक लेते एक हैं। लाइन को 10 बार ही गा सकते हैं। एक वर्डिंग भी अगर थोड़ा सा गड़बड़ है तो वर्डिंग को भी तारे इतना सा भी वो डब कर लेते हैं। तो ये उन लोगों में ये बात नहीं थी। इसलिए क्या है कि लता मंगेशकर और आशा भोसले की बात ही अलग है। ये दोनों अपनी जगह बादशाह हैं, उनको जितना सलूट करें। ये चर्चा करना ही मुझे तो पसंद नहीं है कि उन दोनों में क्या फ़र्क था। यकीन मानिए आप, ये सच्चाई है, ये दोनों का ही जवाब नहीं है। अच्छा, तो मैं इसके लिए माफी मांग लेती हूँ जो मैंने ऐसा बेकार सा प्रश्न आपसे पूछ नहीं, लिया। आपने नहीं, बहुत सारे लोग पूछते हैं और ये डिस्कशन चलती रहती है कि यार आज कोई बोलता आशा जी अच्छी है, कोई बोलता लता जी अच्छी है, पर इसमें समझ है ना म्यूजिक की और उनकी सिंगिंग की गहराई की, जी। जिनको तमीज़ है वो कभी फर्क बता ही नहीं सकते। ये बात है। अच्छा, आपने अभी जो नए सिंगर्स हैं उनके साथ भी काम कर रहे हैं आप, तो ऐसा कोई सिंगर अगर आप बताना चाहें जिसने आपको सबसे ज्यादा तंग किया हो? क्या बात है। एक्चुअली क्या है कि हम माफ़ी चाहते हैं कि जितने सिंगर हैं हमारे सब दोस्ती हैं। जी। जैसे उदित नारायण साहब है, कुमार सानू साहब है, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त लोगों में हैं। जी। तो जब दोस्ती होती है ना तो वहाँ तंग होने वाली बात रहती नहीं है। तो वो हंस दोस्त खेल एक के- दूसरे को ज्यादा तंग करते हैं। हाँ। मगर क्या है कि सिंगर भी सारे अच्छे हैं, तंग होने वाली कोई बात नहीं। तंग होने वाली कोई बात नहीं है। मगर वो लोग सिंगर भी जब आते हैं ना तो अगर म्यूजिक डायरेक्टर के अंदर कोई दमखम होता है ना जी। तो खुद कोऑपरेट करते हैं सिंगर, है ना। हम्म। अब म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं बेचारे आधे अधूरे काम सीख के, तो ऐसे लोग जब टकराएंगे उनको तो उनके साथ वो पूरा अपना निकालते हैं। फिर तो वो समझ जाते हैं कि इनको तो कोई ढंग ही नहीं यार, गाना तो गाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है अभी भी सिंगर सभी अच्छे हैं। जैसे सोनू निगम है, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। और ये जो सोनू निगम जी के साथ भी गाया आपने काम किया? बहुत किया है। उनके साथ कौन सा कोई बताइए गाना जो सबसे अच्छा लगा हो अभी तक आपको, उनका गाया हुआ गाना आपके साथ? मिट्टी में गया था हम लोगों ने, एक बहादुर साहब की फिल्म आई थी मिट्टी, जी। उसमें एक सूफी सॉन्ग था, वो भी बहुत अच्छा गाया था उन्होंने। और कभी मिट्टी का आप ये सब डाउनलोड करके सुनिएगा, बहुत अच्छा गाना है। अभी काफ़ी दिन हो गए, हमें याद तो नहीं रहा है, जी। मगर वो अच्छा गाते हैं। ये लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक आदर्श हैं और इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा गाते हैं। मगर जो गाने में सुकून, हाँ, ओ ए इश्क तेरी मर्जी, जी चाहे जहाँ ले चल, ए इश्क तेरी मर्जी, जी चाहे जहाँ ले चल, ये गाना था। तो इसमें विनोद राठौड़ और कविता कृष्णमूर्ति जी, उदित नारायण जी, सोनू निगम जी, सब ने गाया था और गाना बड़ा अच्छा पिक्चराइज भी हुआ था। और कविता जी ने भी बहुत गाने गाए हैं, अलका जी ने भी गाए हैं और सारे सिंगरों ने गाया है। इला अरुण ने भी गाए हैं। इला अरुण जी ने इलारुण भी। जी का कौन सा गाना है? इला अरुण जी का, अलका जी का, इला जी का तो हमारा एक बहुत बड़ा एल्बम रिलीज होने वाला है, काफी दिनों से वो तो अटका मतलब पड़ा वो हुआ है। रीजनल मतलब राजस्थानी लैंग्वेज में है या हिंदी? नहीं, वो हिंदी में है। हिंदी में है। अच्छा। हाँ, वो तो मेरा इला जी के साथ आपको मन नहीं हुआ कि राजस्थानी, क्योंकि आप भी वहाँ के, वो भी? हाँ वो किया है हाँ, ये है। एल्बम की है राजस्थानी। वो अभी अच्छा। रिलीज नहीं हुआ है। अच्छा। हो। अब आशा अपने इला जी का और अलका जी का डुएट है एक, ठीक है। उस एल्बम का नाम है वो मेरा होगा, अच्छा। आप देखिएगा। जी। उसमें उन दिनों में मोहम्मद सलामत भी एक सिंगर बहुत अच्छा गाते थे, जो हम दिल दे चुके सनम, जो टाइटल गाया था, जी। तो उनका एल्बम था वो मेरा होगा। तो उसमें टाइटल सॉन्ग जो है इला जी ने और अपने अलका जी ने गाया अलका था। जी। तो अलका जी का स्टाइल अलग है हम्म। और इला जी का अलग है। तो वो वो मेरा होगा मेरा, ये अलका जी की लाइन थी, वो मेरा होगा मेरा, वो मेरा होगा। तो उनका अपना नाच है। अच्छा, जैसे ऐसे जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमें तो उतना संगीत की नॉलेज है नहीं। जैसे अभी आपने दो लोगों को लिया,
दोनों फीमेल हैं, तो ये आप तय करते हैं कि इनका ये स्टाइल रहेगा, इनका ये स्टाइल रहेगा, ऐसा? वो सिंगर के अकॉर्डिंग। हाँ, तो आप जब पहले गाना कैसे 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 बनता है संगीत किसी भी Situation- गाने का, या किसी फिल्म के लिए कैसे संगीत बनाया जाता है, वो जरा प्रोसेस हमें समझाइए। कि कोई फिल्म, मान लीजिए मैं कोई फिल्मकार हूँ, मैं फिल्म मेकर हूँ, मैं जी, आई जी। और मैंने आपको कहा कि मेरे ये फिल्म है, तो अब आप तय करेंगे कि इस सिचुएशन में गाने देंगे, या मैं तय करूंगी कि इस सिचुएशन में आप गाना बना दीजिए, ये कैसे होता है? ये तय करेंगे आप, डायरेक्टर हैं। तो जी। डायरेक्टर बताते हैं कि ये हमारी ये सिचुएशन में है, तो ये ऐसा गाना बना के दीजिए। तो गाना जब बनता है तो गाने में अपने आप ही महसूस होने लगता है कि इसमें सिंगर कौन से फिट बैठेंगे। तो पहले लिरिक्स आती हैं आपके पास, फिर आप संगीत देते हैं, ये- या पहले संगीत बन जाता है, एक ट्रैक बना लेते हैं, म्यूजिक कुछ बना लेते हैं, फिर आप उस पर lyrics ये दोनों और चीज़ें हो सकती हैं। दोनों चीजें होती कभी कभी धुन अच्छी बन जाती है तो वो वर्डिंग लिखाए जाते हैं। हैं, जी। कभी कभी वर्डिंग अगर अच्छे लिखे जाते हैं धुन धुन बन धुन जाती है। तो ऐसा। वैसे मतलब ये बॉलीवुड में अभी क्या प्रचलन है ज्यादा, पहले लिरिक्स लिखे या पहले धुन बनती है? इस बारे में दोनों चलता है, दोनों चलता है, अब अभी इस समय दोनों चल रहे हैं, दोनों चलता और पहले के टाइम पर? है। यही चलता था। अच्छा, वहाँ पहले भी ये मतलब मैं हमेशा ये अपॉर्चुनिटी रही है फिल्म डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास कि वो पहले धुन बना लें, फिर गाना लिखवाएं, या गाना हो गया है, लिखा गया है, फिर उसका धुन दें। कई बार क्या होता है, म्यूजिक डायरेक्टर को वो बताते हैं सिचुएशन, तो सिचुएशन में म्यूजिक डायरेक्टर डमी वर्ड्स बना के डमी वर्ड। ट्यून बना देता है, ठीक है। फिर उस पे अच्छे राइटर से लिखा लिया जाता है। अच्छा, मोस्टली ऐसा होता है कि पहले आपने एक ट्रैक बना लिया डमी वर्ड्स के एक साथ। डमी वर्ड्स के साथ में, कि इस तरह का सिचुएशन है तो कुछ ऐसा बोल दिया जाएगा और ऐसा हो जाएगा। जी जी। पहली बार जब हम बॉम्बे गए थे ना, जी। तो पहला एल्बम जो हमें मिला वो चंदन दास और अनुराधा पौडवाल का गजलों का एल्बम था। अच्छा। चंदन दास को हमने वो गजल गवाई जो चंदन दास आजकल हर महफिल में वो गाते हैं, हर प्रोग्राम हिट है गजल उनकी। और वो गजल है, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए, क्या बात। इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। ये गजल थी। अरे वाह। हैं? और बहुत अनुराधा पौडवाल जी की सबसे पहली गजल रिकॉर्ड हुई हमारी, सोलो गजल थी, बहुत बेहतरीन, जिसके राइटर थे मुमताज राशिद साहब। वो बहुत बेहतरीन राइटर थे। पंकज उधास साहब की ज़्यादातर गज़लें उन्होंने लिखी। तो वो गज़ल थी, कोई हलचल न सदा है मुझ में, जाने क्या टूट गया है मुझ में, कोई हलचल न सदा है मुझ में, जाने क्या टूट गया है मुझ में, कोई हलचल न सदा है मुझ में। क्या बात। और एक गज़ल थी चंद्रदास साहब की, जो कतील शिपाही साहब की लिखी हुई गज़ल, जो अपने जगजीत सिंह साहब ने भी गाई थी और हम लोगों ने भी कंपोज किया। उस गज़ल को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था चंद्रदास को, यश चोपड़ा अवार्ड एक बना था बीच में। जी जी। तो वो होठों पे सजाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, हाँ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ,
अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। तो उदित नारायण जी के साथ भी आपने काम किया है, जी बहुत। तो कैसा सबसे पहला गाना उनके साथ जो किया आपने, एक तो वो बता दीजिए मुझे, ना हमारे दर्शकों को बता दीजिए क्योंकि आपने इतना अच्छा महफिल सी यहाँ पर आपने समा बांध दिया है पूरा। जी जी जी। उदित नारायण साहब हमारे बहुत ही परम मित्रों में हैं। अक्सर हम लोग 2-2 ढाई बजे तक रात को घूमते भी हैं, वो गाड़ी चलाते हैं, हम उनके साथ बैठते हैं, तो इस तरह से बहुत ही बिंदास दोस्त हैं हमारे। तो वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं और हेल्पिंग नेचर के हैं। जैसे रफ़ी साहब में कुछ जो आदतें थी वो तो आनी आजकल के ज़माने में मुश्किल है, मगर अगर कहीं हल्की सी झलक मिलती है तो हमारे उदित नारायण भाई में मिलती है। वो अगर म्यूजिक डायरेक्टर के पास पैसा या अमाउंट कम होता है वो गौर नहीं करते, बोला ठीक है मैं गाऊंगा, वरना लोग डिमांड करते हैं जितने भी सिंगर हैं हमें तो इतना लेंगे, 2 लाख लेंगे, 4 लाख लेंगे। अरे उदित भाई खाली नहीं निकालते, जितना बजट होता है उसी बजट में वो कर लेते हैं। हाँ, तो ये उनके। तो आपके वो दोस्त हैं इसलिए आपके साथ ऐसा है या बाकी सभी के साथ उनका? वो सभी के साथ है। सभी के साथ ऐसे हाँ। हैं। उनके बारे में एक चीज़ ज़्यादा मशहूर है और रही है, वो ये चीज़ कि वो लेट हो जाते हैं। तो हमारा गाना, ये हमारा रिकॉर्ड है कि हमारे गाने में आज तक, चलो आपने कहा था कि ये मूड कुछ होना, उदित नारायण भाई हमारे गाने में कभी लेट नहीं हुए, ये भी इत्तेफाक है। तो गाना गाने के बाद बैठ जाते थे स्टूडियो में और सामने फ़ोन आ रहे हैं कि हम आप जल्दी आइए, इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो परवाह नहीं करते थे क्योंकि उनका इतना मन लग जाता था। तो वो अगर लेट जा रहे हैं ना तो किसी अपने लालच के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनका नुकसान हो रहा है। फिर भी दोस्तों में अगर वो दिल मिला हुआ है तो बेचारे बड़ा आते हैं, साहब आते हैं, तो इस तरह से वो लेट कर देते थे। तो इनका लेट लतीफ़ में नाम हो गया उनका, मगर दिल के बड़े प्यारे हैं वो। हमारे गाने कम में कभी लेट नहीं हुए। एक बार दोस्तों वाले हैं वो जी, अलका जी और उदित जी को एक गाना गाना था हमारा दोनों को, तो अलका जी गाने आ गई थी, तो अलका जी हमें बोल रही हैं कि मेरे साथ कौन गा रहे हैं? मैंने कहा उदित जी गा रहे हैं। तो आज आएंगे वो? मैंने कहा अलका जी आज आएंगे। तो बोले मेरा तो गाना कंप्लीट होने वाला है, अब तो आए नहीं वो, ऐसे नहीं आने वाले, आप फ़ोन करके पूछिए। मैं कहा अलका जी पक्का आएंगे। मुझे तो लगता नहीं, तो उनको लगा कि वो नहीं आएंगे, तो इसलिए मैं आराम से गा लूँगा, ठीक है। फिर मैंने बाहर जाके फ़ोन किया तो उनकी आवाज़ जो है, अरे यार अरे भाई आज बहुत ही बुखार हो गया है, तो यकीन मानिए आप, सच बोल रहा हूँ मैं, आप जो है ना कल पे रख लेते हैं। मैंने कहा सुनिए, आज मेरी कोई कहीं बात लग गई है, आज तो आपको गाना मत गाइए मगर आना ज़रूर है टाइम से। अच्छा, स्टूडियो के अलका जी का स्टूडियो था खुद का ही, उसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो घर भी उनका नज़दीक था उदित जी का। तबीयत खराब है तो आप गाना मत गाइए, गाना मत गाओ, आना पड़ेगा। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा है। आप आ गए, 5 मिनट में आ गए थे। आने के बाद हमें हाथ दिया कि मेरा बॉडी देखो गर्म है, तो मैं यकीन मानिए वाकई में उनका एकदम तोवे की तरह तप रहा था बदन जो है। तो मैंने कहा मैं माफ़ी चाहता हूँ। अलका जी हंसने लगी, बोला अच्छा। मैं कहा देख अलका जी उदित जी आ गए हैं। हाँ मुझे तो उदित जी उनकी वो मजाक चलती है आजकल, आप टीवी में देखते रहते हैं। बोलो क्या नहीं, मुझे तो उम्मीद नहीं थी, मगर आप मान गए हम कि आज इनकी रिकॉर्डिंग तो आप जल्दी आए। तो इस तरह से दोस्ती यारी हमारी चलती आ रही है। तो दोस्ती के मतलब दोस्तों के दोस्त हैं उदित जी। दोस्त। अच्छा, उनका बेटे भी तो आदित्य, वो भी तो गाते हैं, तो उनके साथ कभी हुआ आपका कोई रिकॉर्डिंग या कुछ? देखिए उनके साथ रिकॉर्डिंग नहीं हुई भाई, हमारा कोई गाना गाया नहीं जी, मगर वो भी बहुत अच्छे सिंगर हैं जी। उनकी आवाज़ और उदित जी की आवाज़ थोड़ी सिमिलर है, थोड़ा सा जी मिलता है। और वो एंकरिंग में ज़्यादा आ गई, तो गाना गाया नहीं है हमारा, मगर वो है बहुत अच्छे। वो भी आपके मिलना जुलना हुआ है, बहुत आते बहुत होंगे बहुत पापा के साथ अपने। कुमार शानू जी के साथ भी आपने काम किया है, उनके बारे में भी बताइए, कौन सा गाना था? देखिए उदित जी पहला के गाना उनका?
और कुमार सानू साहब के साथ, दोनों के साथ काम किया। दोनों की आवाज़ें अलग है। ओरिजिनल है। कुमार सानू साहब भी हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जैसी उनकी पर्सनैलिटी है वैसा उनका गाना दमदार भी है। और मतलब जब फास्ट गा देते हैं, जल्दी, फटाफट गाना गाने में जो है उनका रिकॉर्ड। फास्ट गा देते हैं मतलब? यानी गाना फटाफट याद कर लेते हैं अच्छा, और रिकॉर्डिंग जल्दी से कर लेते हैं। लेते हैं। 15-20 मिनट फास्ट गाने में याद बहुत तेज करते हैं। आधे घंटे में गा के चले जाते हैं। वो आते हैं फट से गाना याद हाँ, उनका करते तो हैं। रिकॉर्ड भी है कि हाँ, उनका रिकॉर्ड भी हाँ, है। 18-20 गाने उन्होंने एक दिन गाए थे। जी जी। अब हमारा गाना उनका बड़ा पसंद है लोगों क्या को। होता है, एकदम म्यूजिक डायरेक्टर का नया गाना होता है हाँ, और नया गाना उसी वक्त सीख कर गाना जो है। फिर रिकॉर्ड कर देना, उस मामले में वो फास्ट है। और मतलब उसमें कोई त्रुटि नहीं करते हैं, जल्दी से गा देने जल्दी से गा देते हैं, समझ लेते हैं। समझ लिया और जल्दी से। म्यूजिक डायरेक्टर की फीलिंग समझ लेते हैं। वो गाना याद कर लेते हैं और फिर माइक में आप जाते हैं। उनको पहले डमी भेजते हैं कि ये? नहीं, कुमार सानू जी को कभी भेजा नहीं। अच्छा, डमी के लिए हम लोगों ने आशा जी को, लता जी को जरूर भेजा था। हालांकि सही कहा इन्होंने कि गाना मंगवाना चाहिए, गाने को घर पे सुनना चाहिए, गाने में डूबना चाहिए। बात सही है बिल्कुल। और आजकल के जो सिंगर जितने भी हैं ना, ये अपने आप में एक मतलब वो पता नहीं क्या समझते हैं, मगर वो मंगवाते नहीं, स्टूडियो पे आके सुनते हैं। तो ये जो उदित जी और कुमार सानू साहब जो है, इनमें कुमार सानू साहब गाने स्टूडियो में तुरंत आते हैं, तुरंत सीख के गा देते हैं और संगीतकार जैसा चाहता है वैसा ही कर देते हैं। ये गॉड तो ये तो गिफ्ट है। गॉड गिफ्टेड हुआ उनके ना। लेकिन आपका लेकिन ये सलाह है सिंगर्स के लिए कि वो डमी सुने, पहले डमी अपने पास मंगवा हाँ, करके तो- सुन लें ताकि वो उसके अंदर ज्यादा डूब जाए। तो जैसे कुमार सानू साहब का एक गाना हमारा बड़ा, एक फिल्म आई थी छोटी सी, चांद बुझ गया, उसमें एक गाना हमने गाया था उनसे। चुपके दे जाती हैं प्यार का पैगाम तेरी आंखें, चुपके दे जाती हैं प्यार का पैगाम तेरी आंखें। ये गाना था। न्यू सिंगर्स में भी अरिजीत का बहुत नाम है। जुबिन नौटियाल, अरिजीत, इनके साथ भी आपका कुछ आगे मतलब किया है या करेंगे आगे, ऐसा कुछ है? इन लोगों के साथ हमने अभी तक कोई गाना तो किया नहीं है और आगे हो सकता है। आगे अगर ईश्वर ने मौका दिया तो हो सकता है। मगर हम लोगों के मन के जो सिंगर रहे हैं जी, वो लता जी, आशा जी और कुमार सानू, उदित नारायण, सोनू निगम, अलका जी, इनसे सबसे गाने गवा लिए हम लोगों ने और हमारी आत्मा बड़ी खुश है। अभी आजकल के जो सिंगर हैं और वो अपने हिसाब से गा रहे हैं, आजकल के म्यूजिक डायरेक्टर गा रहे हैं हमको, और हम लोगों को भी ऐसा मौका मिलेगा तो अरिजीत साहब से गवाएंगे, और इनसे गाना गवाएंगे। सिंगर वो अच्छे हैं, अच्छी गाते हैं। हाँ, आपको पसंद है उनकी गायकी? हाँ, गायकी पसंद है। आपके बनाए हुए गानों में अभी सबसे अच्छा गाना जो आपको अगर फेवरेट सॉन्ग कहा जाए या आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, ऐसा कौन सा गाना है? इनका, अरिजीत का? नहीं, आपका अपना बना, गाना। आपके जैसे गाने। हमारी एक एल्बम आई थी महक, सुपरहिट एल्बम थी, उसमें सिंगर थे पंकज उदास। तो पंकज उदास साहब के साथ हम लोगों ने जो है ज़्यादा काम किया, 10-12 एल्बम के करीब हम लोगों ने उनके साथ किया। तो उनके एल्बम से, या यूं कह लीजिए कि हमारे म्यूजिक दिए हुए एल्बम में जॉन इब्राहिम साहब की एंट्री हुई। अच्छा, हमारे एल्बम से शुरुआत हुई उनकी। विद्या बालन मैडम की हुई। उसके बाद ही फिल्म कौन मिली। सा तारा गाना शर्मा, है? जॉन गायत्री शर्मा, ये सब हमारे एल्बम से आए हैं। बहुत और भी बहुत सारे हीरो हैं। जॉन अब्राहम जी, जॉन इब्राहिम का गाना बहुत हिट था, मैं बताऊं आपको। पंकज उदास साहब का जो महक एल्बम था, यूं मेरे खत का जवाब आया, यूं मेरे खत का जवाब आया, लिफाफे में एक गुलाब आया, यूं मेरे खत का जवाब आया।
इसमें जॉन अब्राहम थे मॉडल। एक गाना और था जो बहुत हिट हुआ, हो चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। मुझको देखा पनघट पे तो, मुझको देखा पनघट पे तो पानी भरना भूल गई, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। ये तो आपने तो बहुत सच हिट हुआ था गाना। पूछो तो मेरी वजह से उसको ऐसा रोग लगा, सच पूछो तो मेरी वजह से उसको ऐसा रोग लगा। काजल बिंदिया काजल बिंदिया चूड़ी कंगना, चूड़ी कंगना, काजल बिंदिया चूड़ी कंगना से संवरना भूल गई। ओए चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। अब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे बहुत पसंद था ये गाना। और अपने आप के है ना विद्या बालन जी, जी उनका पहला एल्बम था हमारा इन सर्च ऑफ मीर। इन सर्च ऑफ मीर। मीर तकी मीर बड़े शायर हुए हैं। जी जी जी। उसमें वीडियो जो बना था ना पूरा देवदास टाइप का, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था उसमें। और डायरेक्टर थे प्रदीप सरकार, जिन्होंने फिर बात बनाई। उसके बाद फिल्म बनाई परिणीति, उनको हीरोइन ली है ना। जी जी। ओ यारो मुझे मुआफ रखो, मैं नशे में हूँ, यारो मुझे मुआफ रखो, मैं नशे में हूँ। अब दो तो जाम खाली दो, मैं नशे में हूँ, टंग टंग यारो मुझे मुआफ रखो, मैं नशे में हूँ। अब दो तो जाम खाली दो, मैं नशे में हूँ, टंग टंग यारो मुझे मुआफ रखो, मैं नशे में हूँ। और बताइए सर। मैं तो पूछती ही जाऊंगी आप। और गायत्री राठौड़ जो है, तारा शर्मा जी का भी बताया था आपने। हैं? तारा शर्मा जी तारा का कहते हैं शर्मा जी का हंसराज हंस जो सूफी सिंगर है, जी जी, जो एमपी भी है हंसराज बीच हंस जी में, का तो हाँ, उनके भी मैं उनका बहुत fan हूँ। एल्बम किया था झांझरिया हम लोगों ने। झांझरिया। और झांझरिया एल्बम में वो थे, अपने टी सीरीज का एल्बम था, टी सीरीज कंपनी का। उसमें गायत्री थी। उसमें हमारे राइटर थे बहुत अच्छे, इब्राहिम अश्क साहब, बेचारे चले गए, हमारे साथ बहुत काम किया उन्होंने। तो उसमें था साहब एक तारा शर्मा जी का जो मॉडल थी जिस गाने में, जी। वो गाना था, कहीं ढोल इश्क दा बजदा है, कहीं ढोल इश्क दा बजदा है, कोई शहर गली विच नचदा है, कोई शहर गली विच नचदा है, नचदा है, नचदा है, कहीं ढोल इश्क दा बजदा है, कोई शहर गली विच नचदा है। हंसराज जी के बहुत बहुत गहराई वाले उनके रहते हैं। ये था सूफी होते हैं जी। और गायत्री शर्मा जिस गाने में थी, वो एक एल्बम वीडियो आपने देखा होगा, इसी झांझरिया में था। ओ झांझरिया छन छन छनकाती गोरी,
झांझरिया छन छन छनकाती गोरी, निकली है पनघट जाने, आगे पीछे चलने लगे हैं बंधन के अनवाने हो, झांझरिया छनकाती गोरी, निकली है पनघट जाने, आगे पीछे चलने लगे हैं बंधन के दीवाने हो, झांझरिया छनकाती गोरी। इस तरह से कारवां चलता गया। नहीं अच्छा, एक बस किसी और का कंपोजिशन बताइए जो मतलब लगा होगा कि यार ये कंपोजिशन एक हमको भी ऐसे मतलब होता है, मैं बना लेता, या ये इसके कोई ऐसे गाने के बोल जो आपको लगते हो कि यार इसको मैं कंपोजिशन देता तो ऐसा देता। ऐसे तो हम लोग एक्चुअली एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन साहब के बहुत बड़े फैन हैं, और एस.टी. बर्मन साहब, आर.डी. बर्मन साहब, वो तो एक ही स्कूल है। जी जी जी। तो मदन मोहन साहब का जैसे एक गाना है जो हमें बहुत पसंद है, तो इस गाने में हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम होते तो इसको ऐसे बनाते, वो हो सकता है। और हम पे ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा रही है कि हम कभी ये नहीं सोचते कि यार हम बनाते तो हम तो ऐसा नहीं बना सकते थे, ये हम नहीं कहेंगे। हमारे अंदर वो कुदरत ने ऐसी बख्शी है, टैलेंट कह दीजिए या कोई कला कह दीजिए, तो जैसे वो गाना हमें बहुत पसंद है, हम अपनी पसंद से कभी गाने का मन होता है किसी दूसरे का गाना, तो वो उन गानों में वो है। हो रफ़ी साहब का गाना, तो रफ़ी साहब के, लता जी के तो पागल दीवाने हैं हम लोग, पूरी दुनिया ही है। हो मन रे तू काहे न दे हृदय, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे मन रे तू काहे न धीर धरे। वैसे तो इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे रे मन रे तू काहे ना धीर धरे, इतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना विसरा दे, कोई ना संग मरे मन रे तू काहे न धीर धरे।
ये कुछ गाने हैं जो हम खुद गाना चाहते हैं। ऐसे लता जी भी बहुत सारे सॉन्ग हैं। ये चीजें तो एकदम खो गई हूँ। हाँ। मन धीर धरने को लेकिन तैयार नहीं हो रहा है। मगर किसी भी तरीके से नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि और लालच बढ़ता ही जा रहा है मेरा। जी जी। तभी तो मन पंकज जी, हाँ को समझाया जा रहा है कि तो तभी हाँ, तो मुझे लग रहा है कि आप मुझे धीरे धीरे समझा रहे हैं नहीं, मगर क्या है क्यों नहीं धर रहा कि है? धीर धरो मधु, धीर धरो। हमारे भी मधु जी, हमारा भी मन गाने को करता है जब आप जैसे लोग संगीत को समझने वाले होते हैं सामने, है ना। नहीं तो हमारा मन तो पहले धीर बन जाता। फिर क्यों आपकी बातचीत से फिर अभी आपके साथ ऐसा लगाव हो गया है कि हमारा भी मन कर रहा है आप। जब मैं आप ऐसे संगीत के मतलब महारथियों के साथ बैठती हूँ ना, तब लगता है कि मैं भी संगीत सीख लूं। क्यों नहीं सीख रही हूँ लेकिन सबका अपना अपना टैलेंट होता है। हमारा सुनने का टैलेंट है। वाह वाह वाह। लिखने का टैलेंट। सुनने का भी लिखने होना का चाहिए ना। talent तो हम किसको सुनाएंगे? सुनने का टैलेंट अगर नहीं मिलेगा तो हम किसको सुनाएंगे? पंकज उदास जी का आपने बड़ा नाम लिया और कहा कि उनके साथ बहुत होंगे। एक पंकज उदास जी का गजल ही सुना दीजिए या गाना जो उनकी आपका मन गजल करे। है। हमारा एल्बम था हम नशी। जी। हम नशी में नक्शलालपुरी साहब ने एक गजल लिखी थी। नक्शलालपुरी साहब बहुत बड़े शायर फिल्मों के और बड़े शायर रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं। वो रस्मे उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाएं कैसे रस्मे उल्फत। तो उन्हीं शायर जो हमारे उनके नजदीक हम बहुत थे नक्शलालपुरी साहब के। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हर गाने से आप मुझे समझा रहे हैं। मन रे तो काहे ना धीर धरे, मधु तू धीर क्यों नहीं धरे, रस्म उल्फत को निभाए कैसे। मधु हम तुम्हारी हर बात को कैसे मानते जाएं। तो उन्हीं की लिखी हुई गजल मधु जी बड़ी हिट हुई। वो गजल मैखाना की गजल थी। फिर हाथ में शराब है सच बोलता हूँ मैं, फिर हाथ में शराब है सच बोलता हूँ मैं। ये चीज लाजवाब है, ये चीज लाजवाब है, सच बोलता हूँ मैं। फिर हाथ में शराब है सच बोलता हूँ मैं। गिन कर पीऊं मैं जाम तो होता नहीं नशा, गिन कर पीऊं मैं जाम तो होता नहीं नशा। मेरा अलग हिसाब है, मेरा अलग हिसाब है, सच बोलता हूँ मैं। फिर हाथ में शराब है सच बोलता हूँ मैं। गिन कर सुनूं तुम क्या मन भरता नहीं। हाँ तो गिन करके तो मैं सुन ही नहीं रही हूँ गाने, और मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं इंटरव्यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं महफिल में आ गई हूँ अली जी की और गनी जी, और बस मैं फरमाइशी गानों का प्रोग्राम मैंने लगा दिया। तो लेकिन बहुत सारे काम है, मेरे पास तो उतना काम नहीं है, लेकिन इनके पास बहुत सारे काम है, तो इनको मैं बहुत ज्यादा देर तो अब रोक नहीं सकती। लेकिन आपसे एक वादा मैं लेना चाहती हूँ कि आपको फिर से मधुनामा में आना होगा, ठीक है, और फिर बिना गिने फिर से गानों के जाम यहाँ पे हमारे दर्शकों को पिलाने होंगे। ठीक है, बात है।
तो लेकिन उससे पहले अली जी की और गणेश जी की फेवरेट सिंगर लता दीदी को वो श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इनके साथ ही वो श्रद्धांजलि देंगे और उसके साथ ही हम इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। और उसमें समापन करने से पहले आपको कहना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, और प्लीज कमेंट में बताएं और किन से आप मिलना चाहते हैं, आप क्या प्रश्न और पूछना चाहते हैं। कि अभी वो मुझसे वादा कर चुके हैं, तो वो आएंगे तो आप अपने प्रश्न पहले से ही, अपने फरमाइशें पहले से ही मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं उनसे पूछ पाऊंगी। तो जी, लता दीदी का नाम आया है तो समझ लीजिए कि सरस्वती माता को हमने देखा तो नहीं है, उनको देखा नहीं है, इनको देखा है। इतना फर्क है। तो इनको देख के ऐसा महसूस होगा है शायद यही है ना। साक्षात हम तो अपन तो देख चुके हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिल चुका है। तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली और खुशकिस्मत समझते हैं। उनके गाने से हमने बचपन शुरू किया था जब हम छोटे थे, और संजोग ऐसा था कि हमारी माताजी बचपन में दुनिया से चल बसी थी, तो 1 साल और इधर 3-2.5 साल एज थी। तो हम स्कूल में जब पढ़ना शुरू किया 5वीं इसमें 4-5 साल की उम्र में, मगर 6-7 साल गांव में थोड़ा लेट देते हैं। तो हमने बचपन से उनका गाना सुनते थे, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। उस गाने जो वो गाना हम जब सैटरडे को एक वो सभा होती थी गांव में, बाल सभा होती, तो उसमें हम लोग गाते थे ना, तो गांव के लोग भी इकट्ठे होते थे भी आज बाल सभा है तो जरा बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए चलते हैं। सारे गांव के पेरेंट्स आते थे, उस सरपंच भी आते थे उस जमाने के वो। तो हम जब गाते थे ना, वो पब्लिक में काफ़ी लोगों की आंखों में आंसू नजर आते थे। वो हम नहीं समझते थे कि क्यों रो रहे हैं, क्योंकि सोचते बेचारे बच्चों के माँ नहीं है, वो उनको फील जानते थे वो। तो हम लोग उस वक्त वो गाना उनका गाते थे, हो तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, भोली प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मधुनामा में आए, मुझसे इतनी सारी बातें की। और आप लोग मतलब कोई आपके अंदर थोड़ा सा भी दम्भ नहीं है, कोई थोड़ा सा भी प्राउड वाला सब फीलिंग नहीं है। आपने मेरी हर बात को एक जैसे पेरेंट्स मानते हैं बच्चे की बात, एक पिता मानते हैं अपनी बेटी की बात, वैसे ही आप मेरी हर बात को, फरमाइश को एक के बाद एक जवाब भी देते गए, सुनाते भी गए। किसी भी तरीके से मतलब मुझे फील ही नहीं दिया कि मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ। और बीच में एक माफी चाहता हूँ जी, क्योंकि हमारी प्यारी सी ऑडियंस को जो है, हम ये नहीं चाहते कि उनको इमोशनल करके छोड़ें, हम खुश करके, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप एक ना जो आपका मांड लोक संगीत है उसका एक राजस्थान का जो हमारा जो अभी हमने भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया है जिसके लिए जी, तो उसके लिए भी, और जो हमने बॉलीवुड के फिल्मों के एल्बमों के जिक्र किए वो भी इसमें शामिल है। और ज़्यादा ध्यान दिया है मांड गायकी जो हमारी है, तो उसमें हम लोग जो है वो मांड गायकी जो मेन सॉन्ग है जो बड़ा पॉपुलर है, तो पॉपुलर ही सुनाएं ताकि पब्लिक ज़्यादा एंजॉय करे। उससे पहले आप थोड़ा से मांड के बारे में बता दीजिए कि कहाँ से आया है, क्या ओरिजिन है। मांड गायकी एक राजस्थान के वो रेतीले जो पहाड़ हैं वहाँ पे
जिसको मरुधरती बोलते हैं। जी। तो वहाँ पे जो गाने बजाने वाले जो ख़ानदान होते थे, वो छोटे छोटे गांव में, और उन गांव में जो वो लोग गाते गाते इतने अच्छे सुर में गाते थे, गाते गाते एक स्टाइल बन गई, एक शैली बन गई मांड की। मांड गायकी वो है कि उसमें सारा क्लासिकल भरा हुआ है, उसमें गज़ल की फील भी है, उसमें ठुमरी की फील भी है, उसको मांड कहते हैं। अब वो जो है ना, हर 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 मारो मस मस दुख है बेड ना 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 नाली ने बुला ला रा 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 रा, वो फील नहीं है। ये भी फोक है। ये भी फोक है राजस्थान का। ये कौन सा होता है? ये मतलब जो जिसमें हम लोग बोलते हैं ना, जैसे फिल्मों में हमारे एक स्टाइल है, वहाँ बोलते हैं कोई चवन्नी छाप गाना, अच्छा। कोई चवन्नी छाप गाना सुनाओ। तो ये हमारे जो राजस्थान के चवन्नी छाप गाने हैं, इसमें कहने में हमें कोई गुरेज नहीं होता। और राजस्थान की क्लास जो है, एक मासिस के लिए होता है, एक खास के लिए, खास के लिए, खास स्वाम के लिए, तो खास वाम के लिए होता है वो मांड। हम उस गायकी उगाते हैं। हमें चाहे सुनने वाले कम लोग हों, रजवाड़ों में मगर हमें बड़ी ये गाई जाती गाई जाती थी। हे साजन आया, हे सखी मैं काई मनवार करूं, थाल भरूं, गज मोतियां और ऊपर नैन धरूं जी। पधारो हमारे देश जी, पधारो हमारे देश, केसरिया बालम आवनी, पधारो हमारे देश जी, पधारो हमारे देश। केसर से पग धोऊंगी, थे घरा पधारो पीव। केसर से पग धोऊंगी, थे घरा पधारो पीव। और बधाई मैं क्या देऊं, मैं तो था पर वारू जीव जी, थे पधारो हमारे देश। काजल लागे किरकरा और सुरमा सया न जाए, काजल लागे किरकरा और सुरमा सहा न जाए। जिण नैना में मारा पिया बसे, तो दूजा कौन समाए जी, थे पधारो हमारे देश जी, पधारो हमारे देश। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।